हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम अपना लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे और आज के जो हमारे टॉपिक रहेंगे वो रहेंगे फेडरल सिस्टम एंड यूनिटरी सिस्टम। ठीक है, तो बेसिकली फेडरल सिस्टम और यूनिटरी सिस्टम की बात करें तो ये गवर्नमेंट के जनरली फॉर्म्स बताए गए हैं। ठीक है, कि किसी देश के अंदर, किसी कंट्री के अंदर गवर्नमेंट किस तरीके की होगी, है ना, टाइप्स बताए गए हैं। तो या तो फेडरल सिस्टम वो अपना सकती है या यूनिटरी सिस्टम अपना सकती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे फेडरल सिस्टम। ठीक है, तो फेडरल सिस्टम क्या होता है समझ लेते हैं। फेडरलिज्म और फेडरल सिस्टम इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच powers have been divided between the center and its constituent parts such as states or provinces. फेडरलिज्म या फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वो सिस्टम होता है जिसके अंदर बेसिकली क्या होता है, पावर्स का डिवीजन होता है ना। पावर का डिवीजन किस किस के बीच में होगा? पावर का डिवीजन होगा, एक सेंट्रल अथॉरिटी होगी, कुछ पावर्स उसके पास होंगी, और एक लोकल लेवल पे गवर्नमेंट होंगी, कुछ पावर्स जो है लोकल गवर्नमेंट या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स जो होंगे उनके पास होगी। तो अगर हम अपने इंडिया में देखें तो हमारे इंडिया में क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट्स गवर्नमेंट है। ठीक है, केंद्र सरकार है और राज्य सरकारें हैं। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में क्या हो रहा है, पावर का डिवीजन हो रहा है। ठीक है, और ये जो पावर का डिवीजन है बेसिकली इसमें राज्यों को कुछ अधिकार दिए जाते हैं ताकि राज्य जो है अपने लेवल पे अपने राज्य के वेलफेयर के लिए, डेवलपमेंट के लिए काम कर सकें। ठीक है, it is an institutional mechanism to accommodate two sets of politics, one at the center or national level and second at the regional or provincial level. ठीक है, तो दो तरह का मैकेनिज्म यहाँ पे काम करता है, दो तरह की गवर्नमेंट काम करती है, एक सेंट्रल लेवल पे या नेशनल लेवल पे और दूसरा जो है कहाँ पे, प्रोविंशियल लेवल पे। ठीक है, अब बात करते हैं ये जो फेडरेशंस होते हैं या फेडरलिज्म होता है कितने तरह का होता है। तो बेसिकली ये दो तरह का फेडरलिज्म होता है। पहला है इसमें होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। ठीक, इसको समझ लेते हैं होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन को। पावर्स आर शेयर्ड बिटवीन वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स टू अकोमोडेट द डाइवर्सिटी इन होल एंटिटी। सीधा सा इसका मतलब यह है कि यहाँ पे क्या होगा, पावर्स का डिवीजन होगा सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, लेकिन जो ज्यादा पावर्स होंगी वो किसके पास होंगी, वो सेंटर के पास होंगी। तो यहां लिखा भी है पावर्स आर जनरली टिल्टेड टुवर्ड्स द सेंट्रल अथॉरिटी। इस लाइन का मतलब यही है कि ज्यादा पावर्स जो होंगी वो सेंट्रल अथॉरिटी के पास होंगी, किसके कंपैरिजन में, स्टेट गवर्नमेंट के कंपैरिजन। ठीक है, तो इंडिया जो है इसी का एक एग्जांपल है। ठीक है, किसका, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन का। तो इंडिया के अंदर भी क्या है, जो पावर का डिवीजन है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में है, लेकिन जो ज्यादा पावर, ज्यादा अधिकार है वो किसके पास है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। ठीक है, इसके दो और एग्जांपल हैं, स्पेन और बेल्जियम। सेकंड है कमिंग टुगेदर फेडरेशन। कमिंग टुगेदर फेडरेशन की बात करें तो बेसिकली क्या है, कुछ इंडिपेंडेंट राज्य जो होते हैं वो आपस में डिसाइड कर लेते हैं कि वो एक यूनिट की तरह रहेंगे, उनके बीच में एग्रीमेंट हो जाता है। ठीक है, जब एग्रीमेंट हो जाएगा तो वो एक एज अ होल कंट्री की तरह रहेंगे और वो पावर का डिवीजन कर लेंगे। वहां पे एक सेंट्रल अथॉरिटी होगी, वहां पे सारे राज्य जो है मिलके रह रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे राज्यों के पास ज्यादा पावर। ठीक है, इंडिपेंडेंट स्टेट कम टुगेदर टू फॉर्म अ लार्जर यूनिट। इंडिपेंडेंट स्टेट मिलके एक लार्जर यूनिट बना रहे हैं। हियर स्टेट एंजॉय मोर ऑटोनॉमी। राज्यों के पास क्या है, ज्यादा पावर है। तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एक इसी का एग्जांपल है। वहां पे कई स्टेट आपस में मिलकर रह रहे हैं और एज अ यूनिट की अगर हम बात करें तो उस यूनिट का नाम है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और वहां पे क्या है, जो राज्य है ना, उनके पास ज्यादा ऑटोनॉमी है, ज्यादा अधिकार है। ठीक है, और दो एग्जांपल है, ऑस्ट्रेलिया और स्विट्जरलैंड। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नाउ फेडरलिज्म इन इंडिया। तो अभी तो हमने एग्जांपल देख लिया पीछे कि इंडिया के अंदर क्या है, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है, इंडिया उसका एग्जांपल है। अब ये कैसे काम करता है तो इसको समझ लेते हैं, फेडरलिज्म इन इंडिया। अब देखिए फेडरलिज्म इन इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया का क्या है, फेडरल सिस्टम अपना रहे हैं गवर्नमेंट में, और फेडरल सिस्टम है तो हम इससे आइडिया लगा रहे हैं, बल्कि ऐसा ही होता है ना, क्या कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में क्या होगा, पावर का डिवीजन होगा। तो इंडिया के अंदर पावर का डिवीजन है। ठीक है, राज्यों के पास भी पावर्स है और सेंट्रल जो अथॉरिटी है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसके पास भी पावर है।
बट विद मोर टिल्ट टुवर्ड्स अ यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। अब देखिए यहाँ पे यूनिटरी सिस्टम की डेफिनेशन आ जाती है। यूनिटरी सिस्टम गवर्नमेंट का वो सिस्टम होता है जहां पे पावर का डिवीजन नहीं होता, सारी की सारी पावर या तो राज्यों के पास होगी या सारी की सारी पावर जो है वो सेंट्रल अथॉरिटी के पास होगी। ठीक है, अब हमारे इंडिया में क्या है, हमारे इंडिया में मिक्सचर है, ना तो पूरी तरह से फेडरल सिस्टम है ना पूरी तरह से यूनिटरी सिस्टम है। ठीक है, अब यहाँ पे फेडरल सिस्टम है मतलब पावर का डिवीजन हो रहा है, और यूनिटरी सिस्टम है इसका मतलब यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर्स हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर है वो शो कर रहा है कि इंडिया में एक ही तरह की गवर्नमेंट चल रही है, एक ही गवर्नमेंट जो है देश चला रही है ना। तो वो यूनिटरी फीचर भी आ गया और साथ में फेडरलिज्म का फीचर भी आ गया। इसीलिए हमारे इंडिया को क्या कहा जाता है, गवर्नमेंट को क्वाजी फेडरल सिस्टम। तो क्वाजी फेडरल सिस्टम गवर्नमेंट का वो सिस्टम होता है जिसमें दोनों ही फीचर होते हैं, फेडरलिज्म का भी फीचर होता है और यूनिटरी सिस्टम का भी फीचर होता है। जब हम अपने आर्टिकल 1 को पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, तो उसमें लिखा है इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, द वर्ड फेडरेशन इज नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारा इंडिया जो है वो क्या है, वो यूनियन ऑफ स्टेट्स है, वो फेडरेशन नहीं है। लेकिन जब गवर्नमेंट काम करती है तो वो फेडरलिज्म के फीचर को अपने अंदर इंक्लूड करती है। ठीक है, तो फेडरेशन शब्द की जब हम बात करेंगे तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन नहीं है, लेकिन फेडरलिज्म का फीचर लिया गया है। क्या फीचर लिया गया है कि हमारे इंडिया के अंदर पावर्स का डिवीजन हुआ है। ठीक है, लेकिन ज्यादा पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, ज्यादा पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होने से हमें लगता है कि भाई यूनिटरी सिस्टम भी है, तो ये क्या हो गया, ये मिक्सचर हो गया। अब क्योंकि मिक्सचर हो गया इसीलिए बोला जाता है क्वाजी फेडरल सिस्टम। ठीक, वैसे अगर हम बात करें फेडरलिज्म का, ये जो फ्यूचर है हमारे इंडिया में कब इंट्रोड्यूस हुआ था, तो ब्रिटिशर्स ने एक एक्ट बनाया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। हमने यहाँ फर्स्ट यूनिट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पढ़ा है ना। तो ब्रिटिशर्स ने 1919 में भी एक एक्ट बनाया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसमें फेडरलिज्म के बारे में उन्होंने प्रोविजन दिया था। तो वहां से ये फीचर जो है हमारी इंडियन गवर्नमेंट में आया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए फेडरल फीचर क्या है इंडियन गवर्नमेंट के। फेडरल फीचर यही है कि गवर्नमेंट जो है हमारे इंडिया के अंदर दो लेवल पे काम करती है। एक लेवल है आपका सेंटर और दूसरा है स्टेट। दोनों के बीच में क्या है, पावर्स का डिवीजन है। पावर का डिवीजन किस बेस पे है, पावर का डिवीजन जो है बेसिकली ये जो तीन लिस्ट हैं इनके बेस पे है। यूनियन लिस्ट में वो सारे सब्जेक्ट हैं जिनमें केंद्र सरकार कानून बना सकती है। स्टेट लिस्ट में वो सारे सब्जेक्ट हैं जिसमें राज्य सरकारें कानून बना सकती हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टेट लिस्ट में कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा और राज्य सरकारों का यूनियन लिस्ट में कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। लेकिन जब हम अभी बात कर रहे हैं ना कि ज्यादा पावर किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, तो यहाँ यूनियन लिस्ट में 97 सब्जेक्ट्स हैं, स्टेट लिस्ट में 66 सब्जेक्ट के आसपास सब्जेक्ट हैं। ठीक है, तो इसी से आपको आइडिया लग रहा है कि यूनियन लिस्ट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हमारे ज्यादा पावर्स है। कॉन्करेंट लिस्ट वो होती है जिसमें स्टेट गवर्नमेंट भी कानून बना सकती है और यूनियन लिस्ट भी कानून बना सकती है। तो 97 में ये जो कॉन्करेंट लिस्ट के सब्जेक्ट हैं अगर इनको भी ऐड कर दिया जाए और यहाँ पे भी ऐड कर दिया जाए तब तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट यूनियन लिस्ट जो है इसमें ज्यादा पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को मिल जाती है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज indestructible as laid out by the judiciary. The constitution is the supreme law in India. भारत में संविधान को सर्वोपरि रखा गया है ना। तो इसको कहा गया कि एक ही तरह की पावर बेसिकली काम कर रही है और कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, वो सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है। ठीक है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी हमारे इंडिया के अंदर जो न्यायपालिका है वो इंडिपेंडेंट होके काम करती है, तो उसको भी अधिकार यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक, और फीचर की बात करें कि ऐसे कौन कौन से फीचर हैं जो ये बताते हैं कि भारत के अंदर गवर्नमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से अगर हम देखें तो यूनिटरी फंक्शन है। मतलब इन फीचर को देख के ये लगेगा कि यही बेसिकली जो क्या कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट है वो देश चला रही है ना। जैसे फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। फ्लेक्सिबिलिटी की बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करने का अधिकार किसका है, सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार का है, राज्य सरकारों का
इससे कोई लेना देना नहीं है, राज्य सरकार कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज नहीं कर सकती। ऐसे ज्यादा पावर सेंटर के पास दी गई है ना, ये मैंने आपको बता दिया, 3 लिस्ट की बात की गई है। फिर राज्यसभा में अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन है। भाई अगर ज्यादा पावर दी जाती राज्यों को तो इक्वल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए था ना, लेकिन राज्यसभा में क्या है, अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन है, पॉपुलेशन के बेस पे है। जो राज्य ज्यादा बड़े हैं उनका रिप्रेजेंटेशन ज्यादा है, जो राज्य छोटे हैं उनका रिप्रेजेंटेशन कम है, ठीक है। द एग्जीक्यूटिव इज पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर, जो कैबिनेट है वो लेजिस्लेचर का ही पार्ट है। द एग्जीक्यूटिव इन बोथ द सेंटर एंड द स्टेट इज अ पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर। लोकसभा इज मोर पावरफुल देन द राज्यसभा। बेसिकली लोकसभा क्या है, लोगों की सभा है और ये राज्यों का रिप्रेजेंटेशन है ना। तो राज्यों को कम अधिकार दिए गए हैं, जैसे अभी बात करी, तो यहाँ पे लोकसभा जो है वो ज्यादा पावरफुल है, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें इमरजेंसी प्रोविजंस का कॉन्सेप्ट या प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। देश में अगर इमरजेंसी लगानी है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब राष्ट्रपति जी लगा सकते हैं, राज्य सरकार नहीं लगा सकते इमरजेंसी, ठीक है। इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, जुडिशरी को भी क्या किया हुआ है, इंडिपेंडेंट किया गया है, और ये जुडिशरी हमारी क्या है, इंटीग्रेटेड है ना। मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मान लीजिए कोई व्यक्ति केस हार जाता है तो वो हाई कोर्ट में अपील कर सकता है, हाई कोर्ट में हार जाता है तो सुप्रीम कोर्ट में वो अपील कर सकता है। कोर्ट एक दूसरे से इंटीग्रेटेड है, इंडिपेंडेंट है, गवर्नमेंट के प्रेशर में ये काम नहीं करते हैं, स्वतंत्र होकर काम करते हैं। फिर हमारे इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप दी जाती है, तो ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है। राज्य सरकारों के पास ये अधिकार नहीं है कि किसी व्यक्ति को नागरिकता दें। हम कहीं फॉरेन कंट्री में जाते हैं, बाहर जाते हैं, तो बेसिकली यही कहते हैं कि हम भारत के नागरिक हैं, है ना। सिटीजनशिप जो है हमारी इंडिया की है, हम ये नहीं कहते किसी राज्य की सिटीजनशिप है। फिर गवर्नर्स अपॉइंटमेंट, देखिए राज्यों में कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कौन है, वो राज्यपाल है, गवर्नर है, लेकिन राज्यों के पास ये अधिकार नहीं है कि वो अपने गवर्नर को चूज कर पाए। गवर्नर का अपॉइंटमेंट भी कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, ठीक है। फिर न्यू स्टेट फॉर्मेशन, एक और फीचर दिया गया कि भाई जितने भी राज्य हैं हमारे देश के अंदर उनको बनाना, उनका नाम चेंज करना, उनका एरिया बाउंड्री चेंज करना या टेरिटरी चेंज करना, चाहे वो राज्य हो या यूनियन टेरिटरी हो, ये भी राज्यों के पास अधिकार नहीं है, ये सारा का सारा पार्लियामेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अधिकार है। फिर ऑल इंडिया सर्विसेज की बात करें, through the all India services such as the IAS, IPS, IRS etc. the center interferes in the executive power of the state. इनकी हेल्प से सेंटर जो है स्टेट के एग्जीक्यूटिव, स्टेट के कैबिनेट, स्टेट किस तरीके से काम कर रहा है ना, उसमें इंटरफेयर कर सकता है। मतलब यहाँ भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या है, ज्यादा पावर है, क्लियर। फिर देखते हैं इंटीग्रेटेड इलेक्शन मशीनरी है, जो हमारे इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया हैं उनका अपॉइंटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। राज्यों के जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उनका अपॉइंटमेंट भी कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, राज्यों के पास अधिकार नहीं है। फिर जो स्टेट के बिल होते हैं वो मंजूरी के लिए जब प्रेसिडेंट के पास आते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास वीटो पावर है ना, उनको रोक सकती है वो, क्लियर। द गवर्नर ऑफ अ स्टेट कैन रिजर्व सर्टेन काइंड्स ऑफ बिल, और गवर्नर भी रोक सकते हैं, क्योंकि और गवर्नर किसकी हेल्प से, मतलब गवर्नर का अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है, ठीक है। ऑडिट मशीनरी बात करें तो ये भी इंटीग्रेटेड है। द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री अपॉइंट्स द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, दैट इज CAG, who audits accounts of both center and the state. ये जो अथॉरिटी बनाई जा रही है CAG, तो ये सेंट्रल जो गवर्नमेंट है उनके अकाउंट्स का ऑडिट तो कर ही रही है, साथ में साथ राज्यों के, है ना, अकाउंट्स का भी ऑडिट करती है, लेकिन बना कौन रहा है इसको, सेंट्रल गवर्नमेंट बना रही है। पावर टू रिमूव की ऑफिशियल्स, ठीक है। द स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट लेजिस्लेचर डज नॉट हैव द अथॉरिटी टू रिमूव सर्टेन की गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इवन एट द स्टेट लेवल। राज्यों के अंदर स्टेट लेवल पे बहुत से ऐसे ऑफिशियल्स या ऑफिसर्स हैं जिनका अपॉइंटमेंट या जिनका रिमूवल स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर सकती, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा होता है ना। लाइक द इलेक्शन कमिश्नर ऑफ स्टेट, जजेस ऑफ द हाई कोर्ट और चेयरमैन ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, इनका अपॉइंटमेंट और इनका रिमूवल कौन कर सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो कर सकती है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट न्यू टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू।